जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री। और बहुत दिन से आप सब कमेंट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री का कुछ ऐसा प्रश्न लाइए जो बोर्ड एग्जाम में 100% आए। तो आज आप सबके लिए हिस्ट्री से टॉप 12 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाला प्रश्न है। तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक और अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो 12 प्रश्न है वे पूरे क्वेश्चन बैंक के कह सकते हैं चुन चुन कर लाए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक जरूर देखेंगे और आप जो है इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारा मेहनत अगर आपको अच्छा लगेगा तभी शेयर कीजिएगा, नहीं तो आप शेयर नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। और उम्मीद करिए कि अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने क्या कहा जा रहा है, देखिएगा कि सातवाहन कौन थे। क्या है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है जो कि VBI है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सातवाहन कौन थे। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि सातवाहन एक प्राचीन काल में आए राजवंश थे। जैसे राजाओं के जो वंशज थे सर, वो क्या थे, प्राचीन काल में आए थे। क्या प्राचीन काल में आए थे, जिसने 200 साल तक शासन किया। ये जो सातवाहन है सर, कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 200 या 150 वर्षों तक कह सकते हैं उन्होंने क्या किया है, शासन किया है। मौर्य वंश के काल में सातवाहन की स्थापना की गई थी। आपको पता होगा कि मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और इन्हीं के काल में क्या है प्यारे बच्चों, सातवाहन की स्थापना की गई थी। सातवाहन का अर्थ होता है 7 पीढ़ियों का वाहन, यानी कि कह सकते हैं दादा परदादा, वो जो पोता पर पोता जो होता है वो वाला, मतलब 7 पीढ़ियों का क्या होता है, वाहन होता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर पूछे सातवाहन की स्थापना कब हुई थी, तो 230 ईसा पूर्व से लेके 60 ईसा पूर्व तक। कब प्यारे बच्चों, 230 ईसा पूर्व से लेके 60 ईसा पूर्व तक, जो कि आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न जो कि कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न तो MVBI। क्या प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं ये MVBI है, इसे आप जरूर 100% याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे। दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे, तो सर सबसे पहले जो है दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किससे है, तो आप बोलिएगा सर जैन धर्म से। किससे है, जैन धर्म से। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखेगा कि दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के मुख्य शाखाएं हैं, या कह सकते हैं मुख्य अंग है। इसका विभाजन कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क जो कि 78वें जो है, ऐसा कह सकते हैं इसमें। और उन्होंने क्या किया है, चौथी बौद्ध संगीति करवाए, सॉरी चौथी नहीं, हाँ चौथी, चौथी चौथी बौद्ध संगीति करवाए थे। ठीक है, ये चौथी बौद्ध संगीति करवाए थे कनिष्क, और उसी के समय ये विभाजन भी हुआ था। दिगंबर का अर्थ यह होता है कि न वस्त्र, अर्थात पहले जो साधु लोग थे वह नंगे रहते थे। ये दिगंबर का अर्थ ये होता है, और तो उसे हम क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है सर, पहले के जो साधु थे वो क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उसे हम क्या कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं। अगर दूसरे अर्थ में पूछा जाए सर कि दिगंबर का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखेगा कि दिगंबर मतलब कि नग्न रहने वाला, या कह सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं क्या रहते हैं, नग्न रहते हैं। और श्वेतांबर मतलब कि स्त्री जो होती है जिसका पति मर जाता है तो क्या करता है, वो श्वेत वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है, जैन धर्म से। एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि अच्छा लगे मुझे। ठीक है, ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न भी VBI है। कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। देखिए, अभिलेखों के माध्यम से सर बहुत सारे चीजों को हमें जानकारी मिलती है, जैसे राजा महाराजा, जैसे अशोक कैसे थे, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे थे। आप कह सकते हैं अलग अलग जो राजा थे वो किस प्रकार के रहन सहन थे, क्या रीति रिवाज था, इनके बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसके, अभिलेखों के माध्यम से ही। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें प्राचीन सभ्यता, यानी कह सकते हैं प्राचीन काल में जैसे अशोक हो गया, उनकी सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपरा की, उनकी परंपरा कैसी थी, राजा महाराजा, खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना क्या है, अति महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए हमें अशोक के बारे में, जो कि कलिंग युद्ध वगैरह किए हैं, या उन्होंने बहुत ज्यादा जो है काम वगैरह किया है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इन सब के रीति रिवाजों कह सकते हैं, परंपराओं के बारे में कह सकते हैं, खान पीन, वो कैसे खाना पीना खाते थे, तो हमें किसके माध्यम से जान सकते हैं, तो सर वो अभिलेखों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है,
उम्मीद है कि ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है प्यारे, हम आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कहिएगा तो पार्ट 2 भी आन देंगे। क्या प्यारे बच्चों? अगर आप कहिएगा तो पार्ट 2 भी आन देंगे, क्योंकि पार्ट 2 में और जबरदस्त प्रश्न लाएँगे, अगर आप सबका सपोर्ट और प्यार रहा तो। तो पहले इसमें तो कम से कम प्यार और सपोर्ट दिखाइए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त वगैरह सबको शेयर कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? देखिए सर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो हम उसमें अच्छे से पढ़ाए हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या-क्या है? सर जलवायु परिवर्तन था, दूसरा हो गया सर भूकंप आया हुआ था, तीसरा सर पानी की जो दिशा था उसको बदल दिया गया था, चौथा जो सर कृषि वगैरह हो गया उसके, और पांचवा जो है सर यहाँ पर जो है आर्य लोग आए और वहां के लोगों को मारकर चले गए। तो यही लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो सबसे पहले लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ये आप ये फलाना चिलाम लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। जो आप पहला पॉइंट में लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पानी बहुत कम मात्रा में मिलती थी। अब क्या हुआ, जैसे कह सकते हैं दिशा जब मोड़ दिया गया, जैसे मान लीजिए ये दिशा है और यहाँ पर लोग है, ठीक है, तो ये पानी इसमें है जा रहा है, लेकिन इसकी दिशा जो है इस बगल मोड़ दिया गया और पानी बहुत ही कम जा रहा है। क्या है? बहुत ही कम जा रहा है। इसके कारण भी क्या हुआ? इसका पतन हो गया। दूसरा जो है सर आप लिखिएगा कि विद्वानों का कहना है कि भूकंप के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आपको पता है एक था दुर्ग पे और एक था निचला में, यानी कह सकते हैं एक था ऊपर और एक था नीचे। तो अगर भूकंप आया हो जो निचले क्षेत्र है उसका भी विनाश हो गया होगा, या ऊपर वाला जो होगा उसका भी कह सकते हैं ढह गया होगा बढ़िया से। तो भूकंप का भी कारण बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि सिंधु सभ्यता की सभ्यता में नदी को दूसरी ओर मोड़ दिया गया था, उसके कारण भी क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। और चौथा पॉइंट में आप लिखिएगा सर, चौथा पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा खास है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि आर्य लोग आए, जो कि कह सकते हैं वो बहुत ही क्षेत्रीय वंशज थे कह सकते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मार कर खत्म कर दिया और वहां से सारा का सारा धन लूट कर ले गए। और क्या हुआ उस समय भी? क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता की लोग समाप्त हो गए। अब आगे लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन लिख सकते हैं, भूकंप लिखे दिए, आर्य लोग लिखे दिए, मौसम जलवायु परिवर्तन हो गया। और भी आप जो इच्छा हो वो आप लिख दीजिएगा, ताकि आपको 2 नंबर भी या 5 नंबर देने में टीचर जो है हिचकिचाए ना, ठीक है? तो ये आपके 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। 5 नंबर में आपको पूछेगा तो आपको क्या लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। वह यह अभी पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है, तब यहाँ पर लिखे तो आपको कितना नंबर? 5 नंबर मिलेगा सर, ठीक है? चलिए, अब अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताइए। सर सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना पूछे या हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पूछे तो आप एक ही चीज लिखेगा। अब नगर योजना में क्या क्या आता है सर? तो यहाँ पर जो दिखेगा कह सकते हैं बहुत ही सड़क जो है बहुत ही अच्छा था। दूसरा जो है जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। स्नानागार था सर, अन्नानागार था। इन सब के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी वह नगर योजना था, या कह सकते हैं शहरी सभ्यता थी, ठीक है? उत्तर देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 शहरी नगर मिला है, जिसका नाम, एक का नाम हड़प्पा सभ्यता है और दूसरा का नाम मोहनजोदड़ो है। देखिए सर, आपके 2 ही शहर जो है ज्यादा खासकर फेमस है, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। अब आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि हड़प्पा की स्थापना कब हुई थी, मतलब खोज कब हुई थी, और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, कमेंट कीजिए। जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में बहुत सारे सामान प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार से पत्थर, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, स्नानागार, अन्नानागार, गलिया, जल निकासी की व्यवस्था थी। इन सब के आधार पे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी क्या थी? नगर योजना थी, ठीक है? इस आधार पे आप कह सकते हैं, राइट? यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने जो है 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें या विवेचना करें। यानी कहा जा रहा है कि अकबर की भूमि बंदोबस्त, यानी कि जो भूमि पर टैक्स वगैरह या कह सकते हैं कर वगैरह जो भी था उनका मूल्यांकन करना, यानी कह सकते हैं उनकी विवेचना करना है। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि अकबर का जन्म अमरकोट के सिंध पाकिस्तान में हुआ था। अब बताइएगा अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलिएगा सर अकबर के जन्म जो हुआ था अमरकोट में हुआ था। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था, आपको पता होगा। कहाँ हुआ था? सिंध पाकिस्तान में हुआ था। अकबर के काल में भूमि सुधार प्रणाली सबसे अधिक रही, आपको पता होगा।
कि कौन है हमारे जो कि क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान जो है भूमि व्यवस्था को जो है बहुत ही अच्छा लेवल पर ले गए थे, लेकिन उनकी जो मृत्यु हो जाती है वो नचनिया वगैरह के कारण, जो कि आपको पता होगा। तो वो क्या कर पाते हैं, ज्यादा ठीक नहीं कर पाते, लेकिन अकबर क्या करते हैं, अकबर के काल में वो भूमि सुधार प्रणाली सबसे अधिक रहा, अच्छा रहा। अकबर ने 1581 ईस्वी में भूमि सुधार प्रणाली की स्थापना की थी। अकबर ने भूमि बंदोबस्त प्रणाली की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की। भूमि सुधार अकबर के काल में हुआ था। अब देखिए, अब जो भी वगैरह प्रणाली वगैरह अगर आप सुधार करते हैं या आप आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो आप वहां पर क्या हो गए, राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे जनताओं के लिए। तो वही है, अकबर जब ये भूमि वगैरह में टैक्स वगैरह पे, कर वगैरह पे थोड़ा सा छूट वगैरह देने लगा, अच्छा खासा उसमें सुधार वगैरह करने लगा, तो क्या हुआ, अकबर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। और ये जो है अकबर ने कब किया था, 1581 में भूमि सुधार प्रणाली स्टार्ट की थी। किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा निश्चित तौर पे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर में क्या कह रहा है। लास्ट में 10 प्रश्न ऐसा देंगे जो 100% इंपॉर्टेंट है सर, लास्ट में। ठीक है, उत्तर में देखिए 7 नंबर में क्या है कि इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त क्या है, तो इतिवृत्त का अर्थ होता है पाग। क्या होता है, पाग। इतिवृत्त राजाओं का खजाना था। इतिवृत्त में अनेक राजा, महाराजा, बादशाहों, इसे इतिवृत्त का नाम दिया गया। ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। सर ये ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतिवृत्त क्या है, जैसे खजाना, जैसे अशोक के खजाना हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के हो गया, आप गजनी के बारे में सुने होंगे, तो वो सब जो है खजाना वगैरह जैसे लूट के ले गए या खजाना जहां पर रखे होंगे, तो इनके बारे में जो हम जानते हैं वो इतिवृत्त के माध्यम से ही होता है। और इतिवृत्त का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पाग होता है। सर क्या होता है, पाग होता है। ठीक है, ये इतिवृत्त मुगल राजा की संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। मुगल राजा जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, ये बाबर छावर जो है वही है। ठीक है सर, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो है 8 नंबर प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा। 8वां प्रश्न कह सकते हैं सर ये हमारे लिए एमवीवीआई है, और आपके लिए भी उम्मीद मानिए कि ये प्रश्न जो है एमवीवीआई ही है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया था। सबसे पहले याद रखिएगा सर, ये जो जजिया कर है वो किस पे से समाप्त किया गया था, तो सर ये हिंदुओं पर से लिया जाता था। ये जो जजिया कर है ये किससे लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता था। किसे, हिंदुओं से लिया जाता था। और एक है जाकात। क्या है सर, जाकात। जकात जो है सर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था, कर था। जकात जो है किसे लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाता था। तब अकबर ने क्या किया, ये जो अकबर ने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। कहे नहीं, ये हिंदुओं से टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसका रीजन बहुत बड़ा है, इसका आप पढ़िएगा आगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उत्तर पे लिखिएगा कि अकबर ने जजिया कर समाप्त इसीलिए किया क्योंकि गरीब हिंदुओं से जजिया कर नहीं दिया जाता था। अब देखिए, जो गरीब मान लीजिए कि 1 कट्ठा है या 1 बीघा जमीन है, उस पर कृषि वगैरह उत्पादन किया, और मान लीजिए कि 15 केजी उन्होंने उत्पादन किया एग्जाम्पल में मान लीजिए, और 10 केजी अगर वो टैक्स ही दे देंगे, तो क्या उसके पास 5 केजी बचेगा। तो 5 केजी में वो बीज भी रखेगा, फिर खर्चा भी उसमें चलाएगा, तो कैसे वो जीवन व्यतीत कर सकता है, रह पाएगा, नहीं रह पाएगा सर। तो जो गरीब हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता, नहीं दे पा रहा था। ठीक है, और मुसलमानों से जजिया कर नहीं दिया जाता था, और ये किसी तरह से मुसलमानों से टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था, जिसके कारण हिंदुओं कर नहीं दे पाते थे। और हिंदू जो है कर नहीं दे पाते थे कि सरकार माफ कर दीजिए कि इस बार बहुत ही कम जो है अनाज उत्पादन हुआ है, लेकिन जो ये शासक था वो नहीं मान रहे थे। जजिया कर नहीं देने पर उसकी जमीन को हड़प लिया जाता था। अब अगर आप टैक्स वगैरह नहीं देते थे उस समय, तो आपकी जमीन को क्या करता था, वो जो शासक था वो अपने अंदर में ले लेता था, जिसके कारण हिंदुओं ने मुसलमानों में धर्म परिवर्तन करने लगा, जिसे देख कर अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर 1964 में समाप्त कर दिया सर। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हिंदुओं ने क्या किया, मुसलमानों में धर्म परिवर्तन करने लगा। क्यों, क्योंकि वे टैक्स नहीं दे पा रहे थे। अगर मान लीजिए कि टैक्स नहीं देगा तो उसमें परिवर्तन होने लगे। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, राइट। तो उसके बाद में जो है 1964 में समाप्त ही कर दिए थे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो है 9 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं को उल्लेख करे या लिखे या उल्लेख करे। ठीक है, यही कहा जा रहा है। सबसे पहले याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में थी। किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने किया था। यहाँ के सबसे महान शासक जो थे वो कृष्णदेवराय थे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि स्थापत्य कला यानी कि मंदिर वगैरह के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है सर। किसके बारे में,
मंदिर के बारे में। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि हम्पी की राजधानी विजयनगर है। कहाँ है सर? एक बार उत्तर में कमेंट करिएगा आप सब कि हम्पी की राजधानी कहाँ है? विजयनगर है। इसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था। नहीं सर, इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने किया था, कृष्णदेव राय ने नहीं किया था सर। यहाँ पर आप एक बार कमेंट कर ले, हरिहर और बुक्का किसने किया था प्यारे बच्चों? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या किया था? इसकी स्थापना किए थे, ये आप याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की विशेषता यह थी कि यहाँ पर अनेक प्रकार के मंदिर थे। अब क्या है, स्थापत्य कला का अर्थ यही होता है कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या कह सकते हैं इमारत वगैरह हो गया, यही होता है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की विशेषता यह थी, यानी कह सकते हैं उसके स्पेशलिस्ट थी, या कह सकते हैं वहां पर एक खासकर फेमस था, वो क्या था? मंदिर था सर। सबसे पहले जो है कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कौन? कृष्णदेव राय, जिन्होंने किन से मंदिर का? हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। और ये किससे होगा? मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर किया गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं को लिखे, स्थापत्य कला का अर्थ हो गया कि मंदिर, मस्जिद या इमारतें वगैरह को ही हम कहते हैं। अगर यहाँ पर आपको बताना क्या है कि कृष्णदेव राय ने क्या किया था? हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाए थे। ये आपको ज्यादा खासकर याद रखना है, ठीक है। चलिए, याद है ना? बहुत अच्छे। टेंशन नहीं लीजिए, ये पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देंगे, घबराने की कोई टेंशन की बात नहीं है। अब अगला प्रश्न लिखिए 10 नंबर में क्या है कि वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दें। वीर कुंवर सिंह जो है प्यारे बच्चों, इसका एक संक्षिप्त परिचय देना है। तो आप उत्तर में लिखेगा कि वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1917 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था सर? बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके माता का नाम पंचरत्न कुंवर था, सॉरी पिता पंचरत्न कुंवर, यहाँ पर पिताजी होगा, पिताजी का जो नाम था ये था। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से जुड़े थे। वीर कुंवर सिंह वृद्धावस्था में भी युद्ध दिखाकर क्या करते थे? युवाओं को प्रेरित करते थे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 1857, जो कि कह सकते हैं 1857 की क्रांति जो है ऑटोमेटिक नहीं, एकाबैक उठा था कह सकते हैं। और ये किसी सबका मकसद एक ही नहीं था कि अंग्रेज को बलगाना, नहीं, सबका मकसद अपना अपना था। किसी का घर छूट गया, किसी का वेतन हो गया, किसी का बेटा शासक नहीं कर रहा है, तो इन सब के कारण क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। उसी तरह से वीर कुंवर सिंह भी, उनका भी कोई रीजन था, इन्हीं के कारण हुआ था। और वीर कुंवर सिंह क्या किए थे? वृद्ध अवस्था, यानी कह सकते हैं 60-70 साल या 80 साल की अवस्था में क्या किए थे? उन्होंने क्या किया? युद्ध दिखाकर युवाओं को प्रेरित करते थे कि आप तुम सब लड़ो, अच्छे खासे हो तुम सब, अच्छे फिट फाट हो तो लड़ो तुम सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है सर क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न में चंपारण के बारे में। सर चंपारण के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अगर आप देखिएगा तो। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे? देखिए, सबसे पहले आप लिखेगा कि चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण थे। क्या है? चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण थे, जो कि सबसे पहला और आपका पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि पहले अंग्रेजों ने किसानों से नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे। क्या है पहले? जो पहले के अंग्रेज जो थे, क्या थे? अंग्रेज। कौन? अंग्रेज किसानों से, यानी कह सकते हैं जो चंपारण क्षेत्र के जो लोग थे, वो किसानों से क्या करते थे? नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे कि अब तुमको करना ही है, करना है। अंग्रेजों का कहना था कि नील की खेती करना ही करना है। इससे किसान और असंतुष्ट थे, किसान जो थे असंतुष्ट थे। अब सोचिए, आपके साथ अगर मान लेते हैं कि आप एक मजदूर है, राइट, एक मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं है, मजदूर ही है, और आपको 100 रुपया वेतन देगा, 100 रुपये रोज देगा, जहां पर आपको 400 रुपया मिल रहा है, और वो आपको 100 रुपये देगा और 400 रुपया मिल रहा है, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? कहेंगे 400 रुपये वाले में हम जाएंगे सर, 100 वाले में नहीं जाएंगे। लेकिन किसानों का, अंग्रेजों का इतना अत्याचार था सर कि किसान जो थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और उनको जो है नील की खेती जबरदस्ती करना पड़ता था, जिससे किसान क्या थे? असंतोष थे सर। क्या थे? असंतोष थे, यानी कि वो खुश नहीं थे, ठीक है, दूसरे शब्द में कहे तो। अगला पॉइंट जो है सर क्या कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को हुआ था। इसके प्रावर्तक महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी जिसमें चंपारण के किसानों ने उसका साथ दिया। और जब महात्मा गांधी ने देखा कि यहाँ पर जबरदस्ती किसान वगैरह से ये करवाया जा रहा है, खेती वगैरह काम वगैरह करवाया जा रहा है, तो चंपारण में जाके महात्मा गांधी ने क्या किया? आंदोलन वगैरह कर दिया।
और उनका साथ देने के लिए खड़ा कौन होगी? किसान, क्योंकि किसान तो पहले से ही असंतुष्ट थे, तो उन्होंने क्या किया? साथ वगैरह दिया। अगला है जो सर, अंग्रेजों का अत्याचार भी बहुत बढ़ रहा था और उस समय जो है मतलब 1917 में कह सकते हैं, अंग्रेजों का जो अत्याचार था वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। चंपारण में उसके कारण भी सत्याग्रह का शुरुआत हो गई। और यहाँ पर कुछ और भी कारण है, अगर आपको पता है तो और भी कुछ लिख सकते हैं सर, ठीक है। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर में क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा ना, तो सही में आपके लिए पार्ट 2 से कम 10 नंबर वाला हम आपको 10 से 15 नंबर के प्रॉमिस करते हैं। 10 से 15 नंबर नहीं तो 5 नंबर से लेकर 10 नंबर आपको फिक्स रहेगा, आएगा तो आएगा। हिस्ट्री से पार्ट 2 अगर आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम आपके लिए सब्जेक्टिव कहीं से बढ़िया से व्यवस्था करके लाएंगे। चलिए, 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? तो आप उत्तर में लिखिएगा कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला हम देखते हैं, हाँ, सबसे पहला जो है सर यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो है 1856 में ईस्वी में सरकार ने सैनिकों से पुराने बंदूक वापस मांग लिया, उसके स्थान पर नई बंदूक दे दिए, जो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। भारतीय सैनिकों ने इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, लेकिन वही बंदूक दिया, जिससे भारतीय सेना में असंतोष पैदा हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है कि 1856 में सरकार, कौन सरकार? जो कि कह सकते हैं या तो अंग्रेज कह सकते हैं या तो सरकार कह दीजिए। उन्होंने क्या किया? सैनिक जो हमारे आर्मी हो गए, नेवी हो गए, उनके से क्या किया कि आप अपना पुराना बंदूक दे दीजिए। क्या किया? आपके लिए हम नया बंदूक लाएंगे। और क्या किए? पुराना बंदूक मांग लिए, वापस मांग लिए। और उसके स्थान पर क्या किए? नए बंदूक दे दिए गए। और वे जो नए बंदूक थे वो गाय और सुअर के थे। ये अपवाद एक तरह से कह सकते हैं, गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। भारतीय सैनिकों ने इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और बोले, देखिए अगर हिंदू और मुस्लिम अगर संप्रदाय में देखा जाए सर, तो हिंदू जो होते हैं वो गाय को मारना या कह सकते हैं गाय को पीटना या गाय को कुछ भी करना क्या होता है, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में क्या होता है? अपराध होता है, या तो मौत नर्क के देखना बराबर होता है अगर गाय को अगर कुछ करते हैं तो। उसी तरह से सर मुसलमान धर्म में यानी कि इस्लाम धर्म में क्या है कि सुअर के बारे में भी जिक्र करना या सुअर के वगैरह के बारे में भी जिक्र वगैरह करना क्या होता है? अपराध या पाप होता है, हराम होता है, एक तरह से कह सकते हैं। अगर आप एग्री है तो यस कीजिएगा जरूर। लेकिन सैनिकों ने क्या किया? इसे इस्तेमाल करना कहा कि नहीं नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ये अफवाह फैला देता है। लेकिन वही बंदूक दिया गया कि नहीं, आपको यही बंदूक यूज करना है तो करना है। ये भारतीय सैनिक में क्या था? असंतोष पैदा हो गया। दूसरा रीजन क्या था सब? कि 1857 की क्रांति का एक और कारण था, पहले अंग्रेज भारत का ही सामान इंग्लैंड भेजते थे और वही सामान भारत में व्यापार के लिए भेजा जाता था। भारतीय किसान के कम दाम में ले जाता था और परंतु वही सामान महंगे दामों में भारतीय किसानों को खरीदते। इससे भारतीय किसानों में क्रांति का कारण उत्पन्न हुआ। अब देखिए, कहने का अर्थ ये है कि 1857 की जो क्रांति है, यहाँ पर भारत से 1 रुपए में सामान ले गया, कहाँ? इंग्लैंड। कहाँ ले गया? इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड से क्या किया? फिर भारत भेजा, कितना रुपए में? 5 रुपया में। और जब भारतीय ने देखा कि ये सेम टू सेम मेरा ही सामान 1 रुपए के बदला में 5 रुपए में मिला है, तो ये क्या हुआ? भारतीय के अंदर, किसानों के अंदर क्या हुआ? क्रांति की भावना फैल गई कि नहीं नहीं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं देखे तो वही बोला, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन आपके लिए हम कुछ प्रश्न देते हैं। उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सॉल्व कर पाइएगा तो 85 78 00 27 39 इस नंबर पे आपको भेजना है। सबसे पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 4 महाजनपदों के नाम लिखना है, जिसमें आप लिख सकते हैं मगध हो गया, वज्जी हो गया, आप 4 आराम से लिख सकते हैं। अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये सब आप देख लीजिए प्रश्न को बढ़िया से। और अगर आप चाहते हैं कि इसका भी उत्तर आपको चाहिए, इसका भी उत्तर चाहिए, तो आप पार्ट 2 कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। अगर आपको इसका उत्तर चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट करिए, क्योंकि महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म, ये तो 100% दोनों में से 5 नंबर पूछेगा तो पूछेगा। और सहयोग आंदोलन जो कि बार बार पूछा जा रहा है, मुगल काल में जमींदारों की स्थिति के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में, ये भी 5 नंबर के है बाबू। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण या कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी, इनसे रिलेटेड आपको 5 नंबर, 5 10 15 मानिए तो यहाँ से ये प्रश्न अगर आप पार्ट 2 कमेंट कर देते हैं तो आपके लिए जबरदस्त वीडियो आ जाएगा। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए सिंपली क्या करना है सर, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है सर, आपको यहाँ पर आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। हम गूगल ओपन कर लिए। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी। क्या सर्च करना है सर? यहाँ पर देखिए हम सर्च करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा।
यहाँ पर हम सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी, SELF सेल्फ STUDY स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा सर, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा सर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिएगा सर, यहाँ पर आपको लास्ट में सर्च करने वाला ऑप्शन आएगा, देखिएगा सर्च करने वाला ऑप्शन आ रहा है ना, उसी पर आप लिखेगा हिस्ट्री, लिखेगा हिस्ट्री सब्जेक्टिव, लिखेगा HISTORY हिस्ट्री, SUBJ टिव, ठीक है। क्या कीजिएगा, हिस्ट्री सब्जेक्टिव लिखेगा सर, ठीक है। हिस्ट्री सब्जेक्टिव लिखने के बाद देखिएगा सर, ये पूरा का पूरा जो है आपको सब्जेक्टिव ही है, क्या है, ये पूरा का पूरा जो है सर, ये सब्जेक्टिव ही है। तो एक बार जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है सर, सॉरी ये कहाँ आ गए, थोड़ा सा, ये देखिए ये सब जो है क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है, और इसे आप जरूर एक बार पढ़िएगा। और ऐसा अगर ऐड वगैरह है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लिक वगैरह कर दीजिएगा। और यही आपको जो पीडीएफ अभी बोले हैं, ये भी पीडीएफ आपको दिखा देते हैं, सेम टू सेम वही प्रश्न है, आपको 12 प्रश्न होगा। देखिएगा यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा सेकंड पेज पे जाइएगा। यहाँ पे देखिए, यही आपको 12 का 12 प्रश्न है, ऐसा आएगा, 2023 से लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पहले, जो ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा हो, और आप हमें कमेंट करेंगे पार्ट 2, और कैसा लगे वीडियो आप हमें जरूर स्पेशली कमेंट करके बताइएगा। और कोई पार्ट अगर आपको गलत लगे तो जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसे सुधार कर सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।